ऑब्वियसली आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और अंडरलाइनिंग वगैरह ये सब कीजिए। किस तरीके से वो अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव करे? इंटरव्यू का नाम ही है पर्सनालिटी टेस्ट। Yeah. वहाँ पे जो पैनलिस्ट बैठे होते हैं, आप ये समझिए उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि आपकी एज भी शायद उतनी नहीं होगी। 3 दिन में 5 पेपर देने। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस देखा था लोगों के हाथ स्वेल करते हैं और लोग वॉल ही नहीं लगा के कर रहे होते हैं, बट आप सोचिए यूपीएससी को चाहिए क्या। चलो करें, चलिए शुरू करते हैं। मेन कैमरा, लेट्स गो। दोस्तों स्वागत है आपका, मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं द एस्पिरेंट शो। द एस्पिरेंट शो में मेरे आज के मेहमान हैं अचल उपाध्याय। अचल एसआरसीसी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं और हाल फिलहाल में यूपीएससी 2023 में इन्होंने 288 रैंक के साथ एग्जाम क्लियर किया है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। अचल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सो मेरा एक संक्षिप्त परिचय, मेरा नाम अचल उपाध्याय है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरी इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 288 रैंक आई है। मेरी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल श्रेष्ठ विहार से हुई थी। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक ऑनर्स किया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से और उसके बाद मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में ही दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स करने के बाद मैंने 1 साल मास्टर कार्ड कंपनी में जॉब किया एंड अगस्त 22 से मैंने रिज़ाइन करने के बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मई 2023 में मेरा पहला प्रीलिम्स का अटैम्प्ट था और उसके बाद बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी इसी साल 288 रैंक भी आ गई। फर्स्ट अटेम्प्ट यू गेट इनटू आफ्टर क्विटिंग योर जॉब, पहले ही अटेम्प्ट में यू गेट इनटू यूपीएससी आफ्टर क्लियरिंग इट। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस बीच में ये है कि क्यों करना है यूपीएससी? व्हाट इज योर मोटिवेशन फैक्टर? किस वजह से आप यहाँ पर वापस आए आफ्टर हैविंग अ वेल पेइंग जॉब एट मास्टरकार्ड? एक्चुअली यूपीएससी करने की चाह मेरे अंदर कॉलेज के टाइम से ही आ गई थी। I was the president of my college, Right. president of the students union. Right. And during that time I understood कि जो ज़मीनी लेवल की प्रॉब्लम्स हैं और दिक्कतें हैं वो एक सिविल सर्वेंट कैसे सॉल्व कर सकता है। सिर्फ कॉलेज की 4 दीवारी के अंदर ही नहीं, बाहर की भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व करी जा सकती हैं अगर आप एक एथिकल और एक अच्छे सिविल सर्वेंट हैं तो। राइट। तो इंटरेस्ट और चाह मेरी उसी टाइम से आ गई थी, बट बस एक माइंड में एक ही क्वेश्चन था कि जर्नी की प्रिपरेशन स्टार्ट कब से करें। I'll stop you here for one thing. आपने कहा कि you were president of SRCC, right? और DU का president अगर किसी भी कॉलेज में, that too a college like SRCC, the next logical step could have been politics. And I mean, correct me if I'm wrong, but you can make more difference in the lives of people if you're a politician. ये क्यों नहीं हुआ? Why getting into UPSC? सर दैट इज़ ट्रू, पॉलिटिशियंस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी की लाइफ में चेंज लाने के लिए और सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, बट अल्टीमेटली जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी वो इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेट्स की होती है। पॉलिसीज़ को बनाने का एक तरह का गाइडेंस देने की जिम्मेदारी भी ब्यूरोक्रेट्स की होती है। तो पॉलिटिशियंस आर द फेस बट ब्यूरोक्रेट्स आर द people working behind that face. Is it an ideal answer or is it an answer to cover yourself कि नहीं सरकारी नौकरी चाहिए थी? नहीं, सरकारी नौकरी का होता तो मेरी अच्छी खासी प्राइवेट नौकरी थी तो मैं वो क्यों छोड़ता। मेरा मेन मोटिव वही था कि लोगों के लिए काम करना है और पॉलिटिशियंस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट शायद मेरी उस तरफ उतनी रुचि नहीं थी और ब्यूरोक्रेसी और इन चीज़ों में मुझे लगा कि काफ़ी अच्छे से ज़मीनी लेवल पर एक इम्पैक्ट लाया जा सकता है। Got it. So while you were at SRCC, Delhi School of Economics, and now you are into UPSC, एक चीज़ आमतौर पर रहती है, it is a very famous saying that it takes a village to raise a boy. Who have been the key people in raising you in that village? So मेरे स्कूल के टाइम से ही स्टार्ट अगर करें तो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, मेरे स्कूल के टीचर्स, उन्होंने जो फाउंडेशन सेट किया वहाँ उनका इस पूरी जर्नी में बहुत बड़ा योगदान था। Right. उसके बाद कॉलेज के फ्रेंड्स, कॉलेज के एलमनाई जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, मुझे उनसे काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। और इन सब से भी बढ़कर मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई और बहन भी, बेसिकली मेरी पूरी फैमिली, उनका जो कांस्टेंट सपोर्ट रहा इस मेरी पूरी जर्नी में। व्हेन एवर आई वाज फीलिंग लो और मुझे एक मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट थी, वही 4 लोग मेरे आसपास होते थे। तो हम खेलने चले गए, घूमने चले गए। कोई एग्जांपल दो, मतलब कभी कोई ऐसा एक इंसिडेंट बताओ जहाँ पर यू आर एक्चुअली फीलिंग लो एंड दिस सिबलिंग्स ऑफ योर्स हेल्प यू विद इट। कभी कोई मतलब रैंडमली कहीं खेलने चले, कुछ हुआ, कभी ऐसा रहा प्रिपरेशन दौर में? मेरा रेगुलर अगर हम बात करें मेरी जर्नी की, मुझे एक टाइम के बाद रियलाइज़ हो गया था कि सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, ब्रेक्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज स्टडीज़। मैं दोनों की बात करूँगा, फैमिली भी और मेरे सिबलिंग्स भी।
पूरी फैमिली और सिबलिंग्स अलग अलग। हाँ। सो वी मेड श्योर कि हम हर, अब जैसे 30 मार्च को मेरा बर्थडे होता है और प्रीलिम्स भी मई में होता है, हम मेरे बर्थडे पे ही स्पेशली वृंदावन घूमने चले गए। जो कोई अगर प्रिपेयर करे तो सोचेगा यार 2-3 महीने बचे हैं प्रीलिम्स के लिए और आप घूम रहे हो। और सारे दोस्तों ने मुझे ये बोला, बट वो रिफ्रेश करने के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। सिमिलरली जब मेरे भाई बहन भी देखते थे कि मैं ऐसे डेली पढ़ रहा हूँ, तो बीच बीच में ही मेरी टांग खींचना शुरू कर देना, मुझे रील्स दिखाना शुरू कर देना कि देख ऐसे गाने आते हैं, तेरे ऊपर भी गाना आना चाहिए। और शाम को हम टेबल टेनिस खेलने चले जाते थे और वॉक्स पे चले जाते थे। तो कोई एक स्पेसिफिक इंसिडेंट तो नहीं, बट ये पूरी जर्नी में ही ऐसा रहा कि मुझे वो एक होता है ना बिल्कुल लो पॉइंट तक पहुंच गए, वहाँ तक जो लोग जाने का नहीं हुआ। जो परिवार के साथ नहीं रहते, अब मेरे पास 3 सवाल हैं यहाँ पे आपके लिए। सबसे पहले तो रील्स है, मतलब कितनी मोटिवेशनल है आपके लिए एंट्री वीडियोस? सर एंट्री वीडियोस से ज़्यादा मैं गाने सुनता था कि उन रील्स में पीछे गाने कौन से चल रहे हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी रिजल्ट आने के बाद तो सब ही, मतलब वो एंट्रीज वीडियोस ऐसे दिखाई जाती हैं कि अब तो सब कुछ हो गया, बट ऐसा नहीं है। रिजल्ट इज जस्ट अ स्टेप टूवर्ड्स द लाइफ दैट यू हैव टू लिव। एंट्री वीडियो में बहुत एंट्री बैरियर्स हैं। बहुत एंट्री बैरियर, ये तो आपने बस एक स्टेप आप आगे बढ़े हैं तो। दूसरा पॉइंट मेरा इसमें से ये था, लकीली यू हैड योर फैमिली, यू आर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। लाखों लोग इस समय जब हम ये कॉन्वर्जेशन कर भी रहे हैं आर स्टेइंग इन ORN, मुखर्जी नगर, पता नहीं ऐसे कितने छोटे छोटे अपने ही हब बने हुए हैं, नॉट जस्ट दिल्ली में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, प्रयागराज में, जयपुर में, अपने अपने हब सब जगह हैं। जिन लोगों के पास वैसा फैमिली इकोसिस्टम इन पर्सन अवेलेबल नहीं है, उन लोगों के लिए आपके पास कोई टिप्स हैं, कोई सजेशंस हैं, वो लोग किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं? सर सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो बेसिक नेसेसिटी है वो है कम्युनिकेशन। आपको जब भी लग रहा है कि आप लो फील कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा है, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट होइए और अपने आसपास के 4 लोगों से बात कीजिए। आप उसके बारे में बात कीजिए या फिर कुछ भी है, आपको बस उन लोगों से बात करनी है। बिकॉज अल्टीमेटली द पीपल अराउंड यू विल मेक यू फील कंफर्टेबल, विल मेक यू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। तो आपको जब भी अपने लिए सेल्फ डाउट होने लगे, आप बात कीजिए उनसे। और दूसरी चीज़ है, नेगेटिव थिंकिंग से थोड़ा दूर रहिए। कैसे? अब जैसे मैं खुद क्या करता था मैं वो बताता हूँ। चले जाओ वृंदावन जाइए, घूमिए। और एक चीज़ और है, मैं अपने फ्रेंड्स को भी ये चीज़ बोलता हूँ कि हमेशा ये देखा जाता है कि हमारे एक सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 14 लाख लोग बैठते हैं, 1000 से अराउंड 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं, तो इट्स 0.001, उससे भी कम। बट मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अल्टीमेटली आपको कितनी सीट चाहिए? एक। तो आप उस एक सीट पे फोकस कीजिए। आप ये क्यों देख रहे हैं कितने लोग बैठ रहे हैं? आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। आप उस पर फोकस कीजिए, आपकी नेगेटिव थिंकिंग उससे हटेगी, पॉजिटिव थिंकिंग में ट्रांसफॉर्म होगी। और वही है, अर्जुन की तरह आप बस उस एक सीट को चिड़िया की आंख समझिए और उसको भेदने के प्रयास में लगिए। तो ऐसी थिंकिंग रखिए, लोगों से बात कीजिए और आप आराम से इस जर्नी को ट्रैवर्स कर सकते हैं। दिस ब्रिंग्स मी टू माय थर्ड थिंग। आपने कहा अर्जुन की तरह मछली की आंख भेदनी है। हर अर्जुन के पास एक द्रोण है। Who have been your mentors in this journey? Who helped you hit the fish eye? So luckily मेरे पास since I was from good college like SRCC and DSE, तो मेरे काफ़ी एलम्स ही थे जिन्होंने रिसेंटली क्वालिफाई किया। वो मेरी जर्नी में काफ़ी हेल्प हुई उनकी गाइडेंस से। उसके अलावा अब अगर मैं नाम लेने बैठूं तो बहुत सारे ही नाम हैं, तो मैं नाम तो ऐसे नहीं ले सकता। जो मेरे कुछ लोगों के नाम जरूर बताओ जिन्होंने बहुत हेल्प किया हो आपको। बिल्कुल। तो जैसे मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था, तो यश जालूका सर थे जो कुछ साल पहले उनकी AIR 4 आई थी और वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से थे। मैंने उनसे थोड़ी गाइडेंस ली। एक अभिषेक डूडल सर थे जिन्होंने लास्ट ईयर, वो हर बार क्वालिफाई करते हैं, बट लास्ट ईयर नाउ ही हैज़ अ गुड रैंक कि उनको IAS मिल चुका है। उनसे गाइडेंस हुई। एंड उसके अलावा अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ, इशिता किशोर मैम लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 1। एंड उनसे क्या हेल्प लिया आपने? उनसे मैंने बेसिक GS के बारे में पूछा क्योंकि उनका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स नहीं था, तो उन्होंने GS को कैसे अप्रोच किया, essay को कैसे अप्रोच किया। तो कुछ बताओ, ऐसा क्या उनसे सीखा आपने GS और essay को लेकर? उनका भी यही मानना था और मेरे बाकी सारे मेंटर्स भी यही कहते थे कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है GS के लिए। देयर इज़ वन थिंग कि आपको नॉलेज है, पर उन ब्लैंक शीट्स में आपको वो नॉलेज कैसे निकाल के रखनी है सामने, दैट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर।
तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है। कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जो आपको याद हो जो इशिता किशोर ने आपको बताई हो? सर मेजरली आंसर राइटिंग कैसे क्रिस्प और स्ट्रक्चर्ड वे में रहनी चाहिए कि आपको कोई भी जैसे एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी एक क्वेश्चन आ गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एटलीस्ट उस तरह के टेम्पलेट तो अपने पास रेडी करके रखिए कि उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको तब नहीं सोचना पड़ रहा। समझ गया। और ये हमें लगता है करते हुए कि यार उससे क्या होगा, बट उस समय जब आप एग्जामिनेशन में बैठे हैं ईच सेकेंड मैटर्स। अगर आपके पास वो पहले ही है तो आपने वहाँ 10 सेकंड बचा लिए अपने, तो ऐसी चीज़ों पे गाइडेंस मिली। और ऑब्वियसली कामनेस रखनी है, कंपोजर रखनी है किसी भी एग्जामिनेशन में, बिकॉज डिफिकल्ट आया है तो वो तो सबके लिए आया है, ठीक है, आपको उसमें कामनेस रखनी है। इस प्रोसेस में आई एम प्रॉम्प्टेड टू आस्क यू बिकॉज थ्रू आउट माई जर्नी आई हैव बीन समवन जो कभी कोचिंग नहीं गया। आई वॉज थ्रू आउट द मेंटोर्स के जरिए, क्योंकि आई यूज्ड टू डू पॉडकास्टिंग अ लॉट इवन इन 2019, तो प्रिपरेशन से पहले ही आई हैड सम फ्रेंड्स जो सर्विसेज में हैं एंड आई कुड कॉल देम आप कि भैया ये बताओ थोड़ा क्या चल रहा है, इसमें दिक्कत आ रही है। सो फॉर मी दोज पीपल बिकेम माई मेंटोर्स एंड सिंस आई नेवर वेंट टू कोचिंग एंड यू हैव अ सिमिलर अप्रोच टू द आइडियाज ऑफ कोचिंग एंड यू क्लियर्ड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट एज वेल, हाउ डू यू थिंक कोचिंग या मेंटोरशिप प्लेज अ रोल? वन, सेकेंड, किस तरीके से आपको अपने मेंटोर्स चुनने पड़ेंगे आगे जाते हुए, क्योंकि एग्जाम बहुत पर्सनलाइज होता जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो कोचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गाइडेंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप इसको कन्वेंशनल कोचिंग की तरह अगर हम ना देखें, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस कहाँ से मिल रही है। अब वो आपके एलम्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई सिविल सर्वेंट्स हो सकते हैं और कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं। तो जहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिल रही है आप वो देखिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और शेड्यूल बनाने में भी आपके मेंटर्स और गाइड्स काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं अपने पर्सनली बात करूँ, मेरे काफ़ी जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने जो मेरे साथ ही पढ़े, शुभम था एक SRCC में और सृष्टि SRCC, गौरी फ्रॉम DAC। अब मैंने उनको देखा था क्योंकि वो मेरे साथ ही पढ़े हैं, तो एक वो भी अंदर से मोटिवेशन आती थी कि यार इफ़ दे कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट, बिकॉज दे आर ऑल्सो गुड इन देयर फील्ड्स, बट no one who is clearing this examination is extraordinary. Ultimately कोचिंग और गाइडेंस अगर अच्छी है तो आप फिर तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। मुझे लगता है कि कोचिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेट पे ऑलरेडी इतना मटेरियल है, सारे नोट्स अवेलेबल है, क्या पढ़ना है बुकलेट सबकी मिल जाएंगी आपको। द रियल गेम इज़ कि उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके या तो किसी मेंटोर के जरिए या अगर आप खुद ही को देख सकते हो, नथिंग लाइक इट, उसको आप लीजिए और कंसिस्टेंटली पढ़ते जाइए। बिल्कुल। एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व करी है आजकल एस्पिरेंट्स में थ्रू माई एक्सपीरियंस एट CSEY, मतलब हर रोज़ हम लोग काफ़ी लोगों से बात करते हैं। देयर इज़ अ फिनोमिना दैट आई कॉल अटेंशन जंपिंग, कि यार आज तुमने बताया कि ये पढ़ लो, पढ़ लेते हैं, एक हफ्ते बाद किसी और ने बता दिया कि ये पढ़ लो, ये भी पढ़ लेते हैं, एंड देन इट फ्लोज। तो इस टेंडेंसी को कैसे चेक में रखा जाए? कोई प्लान बनाएं, क्या करें? इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग जो करना चाहिए, आप सुनो सबकी पर करो खुद की। आपको हर जगह से, हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि जो करो खुद की है, खुद की बनाई कैसे जाएगी? आपको जो भी नई चीज़ मिल रही है, या तो देखिए आपके पास अगर एक या दो ही मेंटर हैं तो आप उन पे पूरा ट्रस्ट कीजिए, आप उन पे बिलीव रखिए और फिर वो जो कह रहे हैं उनको फॉलो करते रहिए। बट जैसे आपका कहना है कि अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको फीड इन करी जा रही है, तो जो पॉइंट्स आपको सही लग रहे हैं आप पहले उनको देखिए, और हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको मिल रहे हो। जो भी आपको नए पॉइंट्स है वो एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह उनको ट्राई करके देखिए। आप ये मत सोचिए कि यस, थोड़े टाइम के लिए देखिए, अगर आपके लिए वर्क कर रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा तो आप उसको सेव कर दीजिए। कभी मत सोचिए कि कोई स्ट्रैटेजी टॉपर स्ट्रैटेजी है, सबकी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है। अगर वो वर्क कर गई आप उसको टॉपर स्ट्रैटेजी बोल देते हैं, अगर वो वर्क अनलकीली ना करी तो बोलते हैं कि ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी। बट ऐसा कुछ नहीं है, यू ओनली हैव टू कार्व योर ओन पाथ। तो आप सबकी देखिए और कुछ टेस्ट करके थोड़ा सा इस पे बताओ, आप अपने प्लान या टाइम टेबल कैसे बनाते थे? सो सर, मैंने जैसे मैं पहले बताया सितंबर 22 में एक तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी जी। मेरा जो टाइम टेबल होता था वो मैंने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इमीडिएट प्लान्स में डिवाइड किया था। तो एक तो मैंने प्लान रखा था कि जनवरी तक मुझे कितना कर लेना है, मंथली प्लान। अच्छा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। और ये कहीं मतलब किसी एक्सेल शीट पे बनाया था। हाँ जी, एक्सेल शीट पे एक मंथली प्लान बनाया था और उसके बाद वीकली प्लान्स।
और जब वीकली प्लान बनाया था ये मेरा एक्सेल शीट तक, एंड फिर जो इमीडिएट प्लान है दैट इज़ अ डेली प्लान, वो मैं अपने माइंड में ही थोड़ा बनाया था। हाँ, कहीं पे लिख लिया, फिर ऐसे करके शुरू के 3 महीने तक ऐसे हुआ था, बट अल्टीमेटली फिर वो अपने आप ही इंग्रेन हो गई चीज़। उसके बाद मुझे अलग से लिखने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, बट मुझे याद रहता था कि जनवरी तक मुझे इतना ख़त्म करना है। जैसे ऑप्शनल मैंने सोचा फरवरी 15 तक डन एंड डस्टेड करने, जितना भी हो सकता है। ठीक है। तो उसके बाद मैं अपने आप ही अल्टीमेटली वो माइंड में प्लान बनना स्टार्ट हो जाता आई था। वांट टू टेक यू बैक अ स्टेप, और जैसा आपने कहा वीकली प्लान और मंथली प्लान, ये प्लान बनाया कैसे आपने? मतलब किन किन फैक्टर्स को गिना? एक्सेल शीट में क्या क्या लिखा? मे बी आई रिक्वेस्ट यू आप एक एक्सेल शीट भेज दो ताकि हम टेम्पलेट डाल सकें, जस्ट फॉर द रेफरेंस। श्योर। इट्स नॉट, एज ही सेड, इट्स नॉट अ टॉपर स्ट्रैटेजी। जो स्ट्रैटेजी काम कर जाए सबकी अपनी अपनी अलग होती है, उसको टॉपर स्ट्रैटेजी मान लिया जाता है। जस्ट फॉर अ रेफरेंस मे बी यू कैन रेफर टू दैट प्लान इन जनरल, बट थोड़ा सा बताओ कैसे बनाया। सो सबसे पहले तो मैं ऑप्शनल की अगर बात करूँ इकोनॉमिक्स की, जी, मैंने सारी बुक लिस्ट एक बना ली। 2-3 लोगों के ब्लॉग, जैसे यश सर का मैंने बताया, अभिषेक सर का, अभिषेक सर, बिल्कुल। तो उनकी बुक लिस्ट वगैरह लेके और भी कुछ टॉपर्स के ब्लॉग्स वगैरह देखे, तो अल्टीमेटली एक कॉमन बुक लिस्ट मुझे पता चल गई जो सब फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। वो बुक लिस्ट एक जगह रखी, और जब मेरे पास सारी बुक्स आ गई, ये मैंने बोल दिया ये सारी बुक्स मुझे जनवरी तक करनी है। उसके बाद अब हर बुक में कितना परसेंटेज करना है ये मैंने ऐसे बनाया। जैसे मैंने अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स उठाया पहले, समझ गया। मैं सोच लिया कि 15 दिन ऑफ अगस्त तक मुझे माइक्रो खत्म कर देना है। ये हो गया मेरा मंथली वाले में, कि पहले 15 दिन माइक्रो, अगले 15 दिन से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। अब उस 15 दिन में और डिवीजन की, ठीक है मैंने बुक सोच ली, अब मुझे 2 दिन में 15% करना है। उसके मैं हमेशा ही देखता था कि लोग बोलते हैं 15 घंटे 16 घंटे पढ़ाई, मुझसे नहीं होती थी टू बी ऑनेस्ट। मैं था कि यार 8-9 घंटे भी हो जाए तो बहुत है, बट जैसे मैंने कहा ब्रेक्स आर एज इम्पोर्टेंट एज स्टडीज। सो अगर आप वो ब्रेक लेके करते हैं तो आप 16 घंटे की पढ़ाई 8 घंटे में कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। सो मैं ऐसे डिवाइड करके, मैं कभी नहीं देखता था नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, मैं देखता था क्वांटम ऑफ सब्जेक्ट मैंने कितना कवर किया है। प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। समय तो 2 घंटा पढ़ो या 20 पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट, सही। आई जस्ट ऐड वन मोर थिंग टू व्हाट ही जस्ट सेड। ये आप ऐसे तय नहीं कर सकते कि 15 दिन में ये सब खत्म कर दूंगा। इट इज़ अ रिवर्स प्रॉब्लम। आप पहले इंडेक्स देखो, ये समझो कि अच्छा ठीक है इसमें 10 चैप्टर्स हैं, इन 10 चैप्टर्स में 400 पेज हैं, रफली 40 पेज हर चैप्टर में है। उसके बेसिस पे डिसाइड करना। अपने आप 30 मार्क खा मत बन जाना कि यार मैं MLK करूँगा, लक्ष्मीकांत कर लूँगा, स्पेक्ट्रम कर लूँगा 10 दिन में, 5 दिन में, ऐसे नहीं होता। पहले इंडेक्स चेक करो और रिवर्स प्लान करना शुरू करो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो HL आहूजा मैं अगर 20 दिन दूंगा तो शायद ग्रोथ जो छोटा सा टॉपिक है मैं 5 दिन दूंगा, बिकॉज जैसे आपने कहा नंबर ऑफ पेजेस, क्वांटम ऑफ सब्जेक्ट दैट यू आर कवरिंग, दैट मैटर्स। रिवर्स अप्रोच होनी चाहिए इंडेक्स देखने और के बाद। एक होना चाहिए, एक तो होता है प्लानिंग, ठीक है ये हमारे प्लानिंग की बात कर ली हमने, एक एग्जीक्यूशन की, हम कितना एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। मतलब प्लानिंग में जो होना चाहिए, एग्जीक्यूशन में जो हो रहा है। सब उससे भी इंपॉर्टेंट होता है रिफ्लेक्शन। आपने जितना किया क्या आप उसको कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए आगे की। मैं ये भी आप मान लीजिए हर महीने में 1 से 2 बार तो करता था रिफ्लेक्शन। समझ गया। So- इंटरेस्टिंग। इसका कोई जर्नलिंग प्रोसेस है या जस्ट लुकिंग एट योरसेल्फ एंड द प्लान दैट यू हैव? मैं तो वो मेंटली होता था मेरा, बट मोस्टली पीपल मेक जर्नल्स आउट ऑफ इट, विच इज़ अ गुड हैबिट। आई हैव रियलाइज्ड कि आगे से मैं करूँगा। बट Since you said it used to happen mentally for you, are you someone who used to have a lot of self talk? If yes, आप अपने आप से किस तरह की बातें करते रहे हो? Not just UPSC, in general as well. सर आई वेरी मच बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। Okay. अब जैसे मुझे भी एक किसी ने सजेस्ट भी किया था और मुझे मेरा पर्सनली भी मानना था, जब मेंस और ये एग्जामिनेशन वगैरह हो रहे थे, तो आई यूज टू से टू माई सेल्फ एटलीस्ट 15 to 20 times per day Wow. that I will be getting a rank in UPSC Civil Service Examination First 2023 attempt. हाँ. एग्जामिनेशन ऐसे करके। बिकॉज एक वो चीज़ होती है, अगर आप एक ही चीज़ को बार बार सोच रहे हैं तो वो चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। Right. नॉट बिकॉज आप खुद इंटरनली उससे मोटिवेट हो रहे हैं, बट वो एनर्जीज भी एक तरह से थोड़ा बहुत उस मैनिफेस्टेशन में लग जाती है। दैट आई पर्सनली बिलीव। Right. तो मैं इस तरह की सेल्फ टॉक करता था। मुझे मोटिवेशन के लिए सेल्फ टॉक करने की सच इतनी नीड नहीं हुई, क्योंकि लोग ही इतने अच्छे थे आसपास। इसमें एक और मेरे को डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा, सिर्फ ये 50 बार बोलने से नहीं होगा, उसके लिए मेहनत भी करनी है। आपको मैं हार्ड वर्क से आदमी बोलूँगा, स्मार्ट वर्क तो अपनी तरफ है, वो तो आपको करना ही है। राइट। ठीक है उस अब इस हार्ड वर्क की डायरेक्शन में चलते हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बहुत लंबा, एक्सक्रूशिएटिंग, पेनफुल प्रोसेस है, क्योंकि इंसेंटिव जो है ना फाइनल दिन जाके मिलता है, हर रोज तैयारी करने के बाद। करेक्ट। तो इस प्रोसेस में प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में यूपीएससी को एग्जैक्टली चाहिए क्या एक एस्पिरेंट से?
एक एक करके बात करते हैं, प्रीलिम से शुरू करके। सो सर प्रीलिम्स को भी मैं अब पहले तो मैं बहुत एक नैरो एंगल से देखता था, बट अगर मैं रेट्रोस्पेक्टिव सोचूं बहुत ही ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है यूपीएससी का इंस्टीट्यूट का कि आप प्रीलिम्स कंडक्ट क्यों कर रहे हैं। एक तो है आपका ठीक है नॉलेज चेक हो रही है, वो बात ठीक है। दूसरा है आप इंट्यूशन कितना अच्छा है आपका, बिकॉज जो प्रीलिम्स हैं इट्स मोस्टली अबाउट वर्ड एसोसिएशन। आपने शायद कोई चीज़ कहीं पढ़ी होगी, समझ गया। अब आप उसको इंट्यूटिवली कितना वहाँ ला पा रहे हैं, और उसके थ्रू यूपीएससी टेस्ट कर रहा है आपका कामनेस एंड कंपोजर। राइट। इफ़ यू आर काम इन द एग्जामिनेशन, जो आपके बैक ऑफ द माइंड में चीज़ें वो तभी बाहर आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। राइट। सीसैट में भी मेरे साथ यही हुआ था। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, व्हाट वाज योर स्कोर इन GS1 एंड GS2 इन प्रीलिम्स? इन प्रीलिम्स आई स्कोर्ड 88 point something दिस ईयर एंड द कट ऑफ वाज 75। हाँ जी। ठीक है, एंड एंड CSAT यू हैड अराउंड 95? सीसैट 95 अराउंड, राइट, यस। राइट। गो ऑन So, प्रीलिम्स में। तो अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो यूपीएससी टेस्ट करें वहाँ कामनेस एंड कंपोजर, जो अगर आप देखें तो ऐसे लगता नहीं कि कर रहा होगा, बट अल्टीमेटली दैट वर्क्स। I call this thing, Achal, sorry to cut you here. I call this thing MAD, MCQ aptitude development. Develop that madness in you. और मेरे हिसाब से वो आएगा PYQs करने से। अगर आप ये समझ पाओगे कि नील दर्पण दीनबंधु मित्रा ने जो लिखी है, कब लिखी है, क्यों लिखी है। एक सवाल 2018 में था, बटलर कमेटी 1927 क्या ऑब्जेक्टिव था। वो आपसे ये नहीं जानना चाहते कि बटलर कमेटी क्या है, वो ये जानना चाहते हैं कि आपको पता है या नहीं पता कि 1927 में इंडिया में क्या हो रहा था। ये चीज़ समझने वाली है। दूसरा एक और सवाल मुझे ध्यान आ रहा है, 2009 में पूछा गया था ददाब कहाँ पर है, सिंगल लाइन। 2022 में सवाल आ गया ददाब और बीडी बीडी एज इट इज। करेक्ट। थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से बताओ क्या चलता है इसमें। सर इससे ही रिलेटेड है पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस। आपने खुद ही बोला एक तरह से रिपीट हो गया क्वेश्चन। राइट। अब ऐसे देखा जाए तो ये नहीं है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीटेड होगा, बट वो जो ट्रेंड है और जो ऑप्शंस या फिर क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं रिपीट होकर जरूर आ जाता है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अब जैसे मैंने इकोनॉमिक्स के लिए कुछ नहीं पढ़ा था अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यूज, और उससे ही मान लीजिए ऑलमोस्ट मेरे सारे इकोनॉमिक्स के, बिकॉज अगर डायरेक्ट रिपीट नहीं हो रहे आपके वो कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं, तो आपकी हमेशा कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करी जा रही है उधर। और जैसे आपने 1927 वाला कहा, आप वर्ड एसोसिएशन से ही बता पाएंगे। आपको नहीं याद होगा बटलर कमेटी किस लिए थी, बट आपने शायद कहीं किसी चैप्टर में पढ़ा होगा कि यार ये इसके रिगार्डिंग थी, तो वो आपको माइंड आता है अगर आपको याद आएगा अगर आप कूल हैं उस समय एग्जामिनेशन के टाइम। अपना वो कूल कैसे डेवलप करें, क्योंकि 2 घंटे में 120 मिनट में सब कुछ पिछले 1 साल में 2 साल में जो भी पढ़ा है उसका ट्रेनिंग सिस्टम, उसका प्रोसेस क्या है, वो समझाओ अपने एंड से। सर इससे रिलेटेड एक चीज़ है, सब ये देखते हैं कि हमने प्रिपरेशन कितने साल करी और ये सब यूपीएससी की कब से करी, बट जो क्वालिटीज़ आपकी टेस्ट करी जानी यूपीएससी में आपको नहीं पता, वो आपकी बचपन से ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। यस, ट्रू। कामनेस को अपने अंदर लाना या फिर हार्ड वर्क परसिवरेंस को लाना, ये 1 साल 2 साल की बात नहीं होती। ये आपका शुरू से आपके स्कूल टाइम और शायद जब से आप पैदा हुए आपका तब से ही चल रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसको डेवलप कैसे करें, ये तो आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है, आपका वो चल ही रहा होगा। उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, दैट कैन बी थ्रू प्रैक्टिस। ओके। बिकॉज सी प्रैक्टिस हेल्प्स यू बिल्ड कॉन्फिडेंस, और अगर आपका कॉन्फिडेंस होगा तो आप PYQs प्रैक्टिस, मॉक्स प्रैक्टिस। आई टेल यू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने पिछले 45 इयर्स 1979 से प्रीलिम्स शुरू हुआ था, 79 से 23 तक पूरा PYQ मैंने ऑन वीडियो सॉल्व किया। ओके। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें। ही राइटली सेड द कॉन्सेप्ट्स आर रिपीटेड वेरी ऑफन। यस, कई बार सवाल भी रिपीट होते हैं। एसिड रेन किसके ऑक्साइड से बनता है, सल्फर एंड नाइट्रोजन। 3 बार आ चुका है। 2022 में भी था, आई थिंक 20 या 18 में से, और 2013 में है। ऐसे ही इकोनॉमी के कई सवाल हैं एज इट इज 19 और 21 में रिपीट है। कई बार ऑप्शन से अगले साल सवाल बन जाता है। एक सवाल था जिसमें PET पेट बॉटल्स जो होती हैं, 2021 में सवाल था, 22 में वो ऑप्शन में था, 22 में उस पर पेट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही एनालिसिस से एक और चीज़ आप समझोगे, 2021 में एक सवाल था जहाँ पे लिखा था क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। किसी को नहीं पता क्या होता है, CCTV, शॉर्ट फॉर्म लिख दो, CCTV। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट फॉर्म लिख दो। करेक्ट। सेम चीज हुई 2022 में, जहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड, नहीं पता क्या होता है। PVC की पाइप्स बनती हैं। करेक्ट, आई वाज अबाउट टू गिव दिस एग्जांपल, बट यस, PVC की पाइप्स बनती है। पॉलीइथाइलिन टेट्राफथालेट, कुछ नहीं पता, लेकिन पेट बॉटल सबको पता है। सिमिलरली 2023 में एक क्वेश्चन था सरफेसी एक्ट, उसको पूरा एक्सपैंड करके लिख दिया। लोगों को समझ नहीं आ रहा कौन सा एक्ट है, कहाँ पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, बट देन यू हैव टू पुट इट डाउन।
और ये चीज़ as you rightly said you can only develop through practice and I call it madness, MCQ aptitude development. Moving on, अगली चीज़ थी मेंस. जैसे प्रीलिम्स में क्या चाहिए वो आपने समझाया. मेंस में यूपीएससी क्या टेस्ट कर रहा है? मेंस में भी अगर मैंने इसको दो एस्पेक्ट से देखा. एक तो ऑब्वियसली आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक. राइट. कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपकी फैक्चुअल नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं. वहाँ पे आपका ओपिनियन चेक हो रहा है थ्रू एन आंसर राइटिंग अप्रोच कि आप अपने इतने सारे आइडियाज़ को एक शॉर्ट आर्टिकुलेटेड क्रिस्प फॉर्म में कैसे प्रोड्यूस करें. तो ये तो हो गया वहाँ पे. एंड सेकंड, टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ओवर देयर, आई थिंक मेंस इज अ स्ट्रेस टेस्ट. ओके. 3 घंटे में सवाल पूरे कर पाएगा नहीं कर पाएगा? नॉट ओनली 3 घंटे, आपको 3 दिन में 5 पेपर देने हैं. एंड लोग, मैंने खुद देखा था लोगों के हाथ स्वेल करते हैं और लोग वॉल ही नहीं लगा के कर रहे होते हैं. एंड लोग बोलते भी हैं कि यार मतलब इतना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब इनका क्या पर्सपेक्टिव है कि ऐसे इस तरह के टेस्ट देते हैं, आराम से ब्रेक्स लेके दीजिए. बट आप सोचिए यूपीएससी को चाहिए क्या? आपको आगे लाइफ में कितना स्ट्रेस आने वाला है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं होगा. कुछ भी नहीं है, सही बात है. तो it's a stress test from a quality perspective and from a subject understanding perspective, holistic understand and an informed opinion based out of it. Not your opinion but an informed opinion. Right. जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए अचल के जो भी बोला, आई एम जस्ट डबल क्लिकिंग ऑन इट. ही सेड कि 5 पेपर 3 दिन में देने हैं. बेसिकली डे 1 फ्राइडे यू स्टार्ट विद ऐसे, डे 2 एंड डे 3 GS 1-2 ऑन डे 2, GS 3-4 ऑन डे 3. फिर नेक्स्ट वीकेंड पे चला जाता है जहाँ पे ऑप्शनल और लैंग्वेज पेपर्स होते हैं. ये मेंस का पैटर्न रहता है. लगभग 7-8 दिन में आपके 9 पेपर होते हैं. इज दैट राइट? Correct, correct. ये हुआ यहाँ पे. एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा. आई सी प्रीलिम्स एंड मेंस एज अ टी. प्रीलिम्स इज योर सरफेस, कि सरफेस पे कितना नॉलेज है. दिस इज योर डेप्थ इन मेंस जो वो टेस्ट करता है. Correct. दिस इज समथिंग विच यू कैन रेप्लिकेट इन कंटेंट एज वेल. अगर हम यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देखें तो दिस इज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट. यहाँ से आप डिस्कवर हो रहे हो, यहाँ से लोग आपका काम देखकर आपके साथ जुड़ रहे हैं. एंड दिस अप्लाइज ऑलमोस्ट एवरीवेयर. वंस यू गेट इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे भी आपके पास कुछ लोग होंगे जिनको आपको सरफेस पे मैनेज करना है, कुछ लोग इनको डेप्थ पे मैनेज करना है. दिस इज वेरी फनी. माय फादर टोल्ड मी दिस वन टाइम कि यार करप्शन आप इंडिया में एक्टिवली अच्छे लोग भी क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये मैनेज करने के लिए जो टॉप पे जिन लोगों को उन्हें डिलीवर करना होता है उनके लिए दे टेक सम करप्ट एलिमेंट्स, बट अगर उनकी आत्मा सही है तो दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑन द लोअर स्ट्रेटा यूजिंग द डेप्थ. And surprising, this T model is replicable in multiple places. Coming to the next one, prelims में समझा क्या चाहिए यूपीएससी को, मेंस में समझा, इंटरव्यू में क्या चाहिए? सर, इंटरव्यू का नाम ही है पर्सनालिटी टेस्ट. Yeah. तो ओवर देयर दे आर चेकिंग योर पर्सनालिटी. और वहाँ पे जो पैनलिस्ट बैठे होते हैं, आप ये समझिए उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि आपकी एज भी शायद उतनी नहीं होगी. Yes, true. सो उससे डबल ही होगा. करेक्ट. तो आप वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं, हमें लगता है यार ये इस टाइप के क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं वगैरह, बट अल्टीमेटली दे आर चेकिंग हाउ यू आर एबल टू हैंडल द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड अबाउट. ठीक है, देखिए लाइफ में आपको नई सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि आप प्रिपेयर्ड हैं हर सिचुएशन के लिए. तो वो चीज़ चेक हो रही है. उसके अलावा हम GS4 एथिक्स में काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं. Yes. तो जो एक्चुअल टेस्टिंग है वो वहाँ हो रही होती है. आप कितने कंपैशनेट हैं, कितने हम्बल हैं. Right. I'll take you a step back. इससे पहले जब हम कैमरा पे आने से पहले we were having a conversation. I was talking to him about his PT, right? Yes. तो आपने मुझे बताया कि हिमांशु, when I walked out, मुझे पता था कि एवरेज मार्क्स मिलेंगे. थोड़ा सा ये समझाओ कि ये कैसे पता चलता है कि एवरेज मार्क्स मिलेंगे या फिर कितने नंबर अच्छा गया बुरा गया, क्योंकि पता नहीं चलता ना इमीडिएटली. हाउ डिड यू नो दिस? सर, अब ये चीज़ गलत भी हो सकती है, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये सही रही, तो मैं वो बताना चाहूँगा. मेरे इस बार 180 आए हैं पर्सनल टेस्ट में, एंड अप्रॉक्सीमेटली एवरेज वाज 175 176. ऑलमोस्ट देयर. ऑलमोस्ट देयर. सो व्हाई आई कुड गेस कि मुझे एवरेज मिलेंगे, मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है पूरा ही. Almost 60 to 70% of the questions revolved around economics, in which they were asking my opinion in the PT, and in which they were asking about my opinion. But surprisingly, there was no cross questioning on any of the questions. Why do you think so? ऐसा क्यों नहीं हुआ? I don't know. Like so there can be two ways of it. First, वो बहुत ही impress हो गए आंसर से, जो मुझे नहीं लगता हुआ होगा. And second, they were like कि ठीक है इसको और आगे चीज़ों पे जज करते हैं, बट शायद टाइम ही नहीं रहा होगा. बिकॉज आई रिमेंबर इन द इंटरव्यू पैनलिस्ट वर आस्किंग कि सर कैन वी आस्क वन मोर क्वेश्चन, कैन वी आस्क वन. तो
टू सम क्वेश्चंस ही सेड नो, और बाकी उन्होंने कह दिया कि ओके यू कैन। तो हो सकता है ये भी रहा हो, एंड दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि अच्छे लगेंगे, बट माई आंसर्स वर फाइन। आई वोंट से इट वर करेक्ट और नॉट, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स एन ओपिनियन. It was an informed opinion. I was stating the facts, the committees, etc. And इसलिए मुझे लगा एवरेज. Now taking one more example, एक मेरे ही नोन में उधर आ गए, आई वोंट से नोन में, बट जो पैनल के लिए वेटिंग रूम में बैठे होते हैं, तो सो इन दैट ऑन वन टेबल 4 to 5 एस्पिरेंट्स सिट टुगेदर, क्योंकि उनका पैनल सेम होता है. सो इस साल की AAR 6 सृष्टि डबास, शी वॉज सिटिंग अलॉन्ग विद मी ओनली. When I asked about, मतलब she told me about her interview, so she was like, अचल बहुत ज़्यादा stressed interview था, बहुत intimidating interview है, don't expect anything. And obviously if she's AR6 तो उनके marks काफ़ी अच्छे आए होंगे. So if it's a stress interview, if it's an intimidating interview, कुछ लोग बाहर आने के बाद सोचते हैं कि यार खराब गया. It's a double-edged sword. अगर आपका अच्छा गया आपको मिलेंगे 200, 205 इतने भी मिल सकते हैं, और अगर आपका खराब गया तो फिर वो 150s 160s में आ सकता है. माइन वॉज अ फ्लैट इंटरव्यू, मतलब मुझे इतना इंटिमिडेटिंग नहीं लगा. जस्ट टू समराइज इट, अगर कुछ बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई तो आप समझ लीजिए कि एवरेज ओके है. हाँ, समझ गया. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. अल्टीमेटली क्या पता स्ट्रेस होके और कम ही हो जाते, कुछ भी हो सकता है. तो जो हुआ अच्छा हुआ. क्रॉस क्वेश्चनिंग होती तो क्या पता कहीं ऐसे फंस हम ही फंक कर जाते. बिल्कुल. Nice, interesting. इसी बीच में you spoke about while you're speaking about your interview, you also spoke about ethics, and you have scored very well in GS4. You scored around I think 136. Yes, correct. अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट हमें अभी सुन रहा है जिसको एथिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए एंड टू एंड बुक लिस्ट क्या हो, स्ट्रैटेजी क्या हो, केस स्टडी कैसे करें, सब समझाएं थोड़ा सा. So मैं अपना बताता हूँ मैंने कैसे किया था, क्योंकि अल्टीमेटली सबकी स्ट्रैटेजी होती है, बट मैं अपनी बताऊँगा. प्रीलिम से पहले तक मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी थी. तो सबसे पहले तो आपके पास GS4 का सिलेबस है, एंड अ गुड थिंग अबाउट GS4 इज कॉम्पैक्टनेस है. बहुत डिस्क्रिप्टिव सिलेबस. बिल्कुल. वर्ड्स आपके पास हैं, तो आप उन वर्ड्स को उठाइए. मैंने हर वर्ड्स का एक एक पेज के ऊपर हेडिंग लिख ली थी. एम्पैथी, प्रोबेटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसे करके कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक एक पेज पे हेडिंग. और उसके बाद बिफोर प्रीलिम्स मैंने कुछ वीडियोस देखे जहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव था हर उसके बारे में. एंड बाय डिस्क्रिप्टिव आई मीन अ बेसिक डेफिनेशन और कुछ कोड्स या एग्जांपल्स जो PYQs में कवर हुए हैं. समझ गया. तो ऐसे मुझे एक चैनल मिल गया था. आई थिंक दृष्टि का चैनल था वो. तो उनकी कोई बुक रिसोर्स आप रेफर करना चाहते? मैंने रेफर नहीं करी थी, बट फॉर अ बेसिक लोग करते हैं वो लेक्सिकॉन जो है. वो तो बहुत खराब है, वो तो कोई नहीं करे. बट मैंने नहीं करी थी, तो इसलिए मैं वो पढ़ के तो और कंफ्यूज हो जाता है. ओके. उसके अलावा काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वो निकालते हैं जो समराइज होती है. पर्सनली मैंने वो नहीं किया था. मैंने अपना ऐसे किया कि बेसिक डेफिनेशन सीख ली. उसके बाद प्रीलिम्स से पहले बस इतना था. प्रीलिम्स के बाद मैंने PYQs एनालिसिस कर करके थोड़े बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्हीं टॉपिक्स के अंदर ऐड करना स्टार्ट किए. उससे रिलेटेड कोड्स जो मुझे दिखते थे वो ऐड करना स्टार्ट किए. एंड टॉपर्स की कॉपीज़ जो ईजिली अवेलेबल होती हैं, काफ़ी सारे टॉपर्स जो इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट लिखते हैं, तो आप टाइप करिए, आराम से मिल जाती हैं. उनसे एग्जाम्पल्स और ये ऐड करना स्टार्ट किए. तो बेसिक मेरा एक प्लस पॉइंट ये रहा क्योंकि मैंने पहले से ही सेग्रीगेट कर लिए थे, बिकॉज नोट्स बनाते हुए सब मिक्स हो जाता है. बट मैंने पहले ही ऐसे कर लिया था कि हर पेज पे एक ही टॉपिक है. तो उस सेंस में मेरे पास वही एक सेट डेफिनेशन और एक वो टेम्पलेट रेडी था, डायग्राम्स रेडी थे. और एक जैसे प्रीलिम्स के बाद ही मैंने 1-2 कोर्सेज ज्वाइन किए थे. एक अंडरस्टैंड UPSC करके है बाय सत्यम जैन सर. तो उन्होंने भी जो एथिक्स की क्लास ली थी वहाँ से मैंने पॉइंटर्स उठाए थे काफ़ी. और एक और मैंने क्रैश कोर्स किया था टारगेट UPSC से. तो उनको अभी जो वीडियोस वगैरह थे, तो अल्टीमेटली GS4 की प्रिपरेशन मेरी ऐसी थी. तो क्रैश कोर्स इज जस्ट फॉर रिवीजन एंड मॉक टेस्ट. केस स्टडी, आंसर राइटिंग, जस्ट दैट. हाँ, PYQs आपके PYQs ही इतने सारे हैं 2014 से. आप सोच के बैठिए और कभी भी एक केस स्टडी प्रैक्टिस मत कीजिए. एटलीस्ट 3 केस स्टडी एक साथ, बिकॉज आपको टाइम मैनेजमेंट भी साथ साथ देखना है. सॉल्विंग अ केस स्टडीज, 3 केस स्टडी एक साथ मतलब? सो कुछ लोग होते हैं कि एक ही क्वेश्चन करेंगे ये देख के कि मैं इसको 9 या 10 मिनट में सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं. अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चंस की बात करूँ, या फिर केस स्टडी है तो 1 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स. राइट. मैं ऐसे नहीं करता था. मैं एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस का बंडल उठाता था. और रियल एग्जाम में भी या प्रैक्टिस के टाइम? मैं अभी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो कि मुझे 1 घंटे में 3 करनी है,
ठीक है, या फिर 50 मिनट्स में 3 करनी है, जो भी वहाँ पे कैलकुलेशन। एंड केस स्टडीज़ में PYQs ही किए थे। अगेन मैं सिबलिंग्स हेल्प, मैं अपनी बहन को ही क्वेश्चन पेपर पूरा देता था और बोलता था अपने मन से कोई भी 3 क्वेश्चन टिक करके दे दे। तो ऐसे आपको एक रैंडमनेस आएगी, बिकॉज अल्टीमेटली पेपर भी रैंडम ही होने वाला है। या एब्सोल्युटली, केस स्टडी तो बहुत ज़्यादा। करेक्ट। और एक स्ट्रैटेजी वो थी दैट आई यूज टू इंक्लूड 2 मेजर थिंग्स इन माई केस स्टडी आंसर्स। फर्स्टली, जितना हो सके क्वेश्चन से लाइन्स उठाइए, जो पैराग्राफ आपको गिवन है ठीक है, वहीं से लाइन उठाइए कि आपने कुछ भी लिखा। फॉर एग्जाम्पल, दिस ऑल्सो XYZ पर्सन ऑल्सो डिड इन द केस स्टडी गिवन। एक तो ये, एंड दूसरा जितना हो सके आपके सिलेबस से कीवर्ड्स उठा के उसमें लिखिए। गॉट इट। और अंडरलाइनिंग वगैरह ये सब कीजिए। सो आपने ऐसे था। इस पूरे प्रोसेस में कंसिस्टेंटली 2 चीज़ों का जिक्र किया। एक तो ये कि PYQ से आंसर राइटिंग, दूसरा यू स्पोक अबाउट हाउ यू रेफर टू AIR1 इशिता किशोर एंड कैसे उन्होंने आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करी। जो एस्पिरेंट अभी तक आंसर राइटिंग नहीं लिख रहा है या फिर 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, आज तक एक भी आंसर नहीं लिखा है, ऐसे बहुत लोग मुझे तो मिले हैं, एंड आई एम श्योर आप भी कहीं ना कहीं टकराए होंगे ऐसे लोग। उनके लिए आंसर राइटिंग शुरू कैसे करें, उसका डर कैसे ख़त्म करें, कुछ ऐसी चीज़ें सिखाओ हमें। सर, सो एक्चुअली इसमें 2 एस्पेक्ट के लोग हैं जो जिन पे एड्रेस कर सकते हैं। एक तो जो मेरी तरह से जिन्होंने सेल्फ प्रिपेयर किया, जिनके पास पीयर ग्रुप नहीं है, और दूसरा जिनके पास पीयर ग्रुप है। तो जिनके पास पीयर ग्रुप नहीं है उनके लिए है कि या तो आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए, अदरवाइज जैसे मैंने पर्सनली कन्वर्ट IAS करके एक प्लेटफॉर्म है, तो वो मैंने ज्वाइन किया था, जहाँ पे आप क्वेश्चंस अपने मतलब क्वेश्चन के आंसर्स लिख के आप सबमिट कर सकते हैं आंसर कॉपीज, और उसके बाद वो इवैल्यूएट करके सजेशंस लिख के भेज देते हैं। ठीक है। सो कोचिंग है या सिर्फ? इट्स अ प्लेटफॉर्म, इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर वेब प्लेटफॉर्म। हाँ, वेब चेक प्लेटफॉर्म। कौन करता है? वो एस्पिरेंट्स या तो क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स या फिर आई वोंट से क्वालिफाइड, इट्स लाइक अ कम्युनिटी। यस यस, बेसिकली ट्वाइस और थ्राइस मेंस अपीयर्ड, इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट्स, समझ गया, उस टाइप के हैं। तो या तो आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या फिर मेंटर। स्टार्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको नहीं पता आप सेल्फ एनालिसिस कैसे करोगे। राइट। जब आप 1 या 1.5 महीने ये चीज़ कर लेते हैं, उसके बाद यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ क्या अप्रोच होनी चाहिए आंसर की। उसके बाद आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। गॉट इट। पर्सनली मैंने बिफोर प्रीलिम्स ज़्यादा आंसर्स नहीं लिखे थे। लाइक मैं जैसे हम 12th के एग्जाम्स में लिखते हैं आंसर, मैं वैसे लिख के सेंड करता था। तो दे ऑल्सो यूज टू से, जो इवेलुएट करके आते थे कि नहीं यार आप ऐसे मत लिखो, बट और पॉइंटर्स में नहीं लिखता था। बट अल्टीमेटली बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि आपको पॉइंटर्स में लिखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना है उसमें। आप ऐसे लिखने बैठेंगे तो आप टाइम नहीं मैनेज कर पाएंगे। सो एक्चुअल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने फिर प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट करी, जिसमें वही अंडरस्टैंड UPSC के थ्रू, क्योंकि वो भी रेगुलर सेशंस लिखते थे, और टारगेट UPSC में भी वो HLTs लेते थे, हाफ लेंथ टेस्ट हर वीकेंड, तो आप उसमें भी सेंड कर सकते हैं। सो या तो आप पर्सनल वैसे लीजिए कोई मेंटरशिप या गाइडेंस, या शुरू में तो आपको लेनी पड़ेगी सेल्फ एनालिसिस के लिए। ये तो बात हुई पहले जैसे लोगों की। दूसरा, अगर आपका खुद का पीयर ग्रुप है, उससे बेटर कुछ नहीं है। आप भेजिए उनको आंसर्स, और अपने आसपास वैसी कम्युनिटी बनाइए। वो ये है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन्स दैट आर अराउंड यू। तो आप अपने अराउंड ऐसी कम्युनिटी बनाइए, खुद आंसर्स क्वेश्चंस का आदान प्रदान कीजिए। तो ऐसे आंसर राइटिंग को अप्रोच करना चाहिए। इंटरेस्टिंग। द गुड थिंग इज कि आप अपनी गलतियों के बारे में भी बात कर रहे हो। बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं अक्सर सिलेक्शन के बाद कि नहीं हमारा हो गया, कोई गलतियाँ नहीं है। लेकिन बिफोर वी मूव ऑन टू द फर्दर कॉन्वर्जेशन, एक आपके पास ऑप्शनल है जो बहुत कॉमन नहीं है ना, और आपकी तैयारी ऑप्शनल की 2022 में शुरू नहीं हुई, वो शुरू हुई थी 2016-17 में, जब आप कॉलेज गए होंगे, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से शुरू किया। अगर किसी को, अब आमतौर पर इकोनॉमी ऑप्शनल वही लेते हैं जो उसमें ग्रेजुएशन करके आए, है ना, कम से कम ग्रेजुएशन करके आए, यू हैड अ पोस्ट ग्रेजुएशन, इट हेल्प यू। तो अगर कोई अगर कोई ग्रेजुएशन करने के बाद इकोनॉमी ऑप्शनल पिक करना चाहता है, क्या उसकी बुक लिस्ट होगी, क्या उसकी स्ट्रैटेजी होगी, किस तरीके से वो अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव करे बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, ऑन योर स्टोरी? सो सर, एक्चुअली इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बोला जाता है कि इट्स वन ऑफ द लीस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल्स, बट मैं ये देखता हूँ कि एटलीस्ट इस ऑप्शन में भी तो ऐसे लोग हैं ना जो 290, 300 भी स्कोर कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट डूएबल। अल्टीमेटली आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। जो जैसे आपने भी खुद बताया, कुछ गलतियां मैंने करी थी इसमें, जिसकी वजह से शायद मेरा इस बार इकोनॉमिक्स ऑप्शन में स्कोर नहीं आया, उनके बारे में मैं आगे बात करूंगा। बट अगर मैं बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी की बात करूं,
तो बुक लिस्ट में आपका पेपर 1 है जो पूरा थ्योरी होता है एंड थ्योरी एंड मॉडल बेस्ड, एंड पेपर 2 इज मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड एंड इंडियन इकोनॉमी मेजरली। ठीक है, ये तो हुआ सिलेबस पे बात। तो पेपर 1 के लिए अगेन इट्स डिवाइडेड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, और सबके लिए बुक्स अगर मैं बात करूँ एच एल आहूजा है फॉर माइक्रो, एंड मैक्रो के लिए भी एच एल आहूजा रेफर किया था मैंने। ठीक है। फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सैल्वाडोर रेफर किया था। से इट अगेन। सैल्वाडोर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मैंने मोस्टली ऐसे कोई अलग से बुक रेफर नहीं करी, बट अभिषेक डूडल सर के नोट्स थे, मैंने वहाँ से थोड़ा देखा, एंड यश जालूका सर के भी नोट्स वहाँ से देखा। उसके अलावा ब्लॉग्स पे हैं, कहाँ मिलेंगे? हाँ जी, नोट्स ब्लॉग्स पे मिल जाएंगे। एंड अगर आपको एक प्रॉपर लिस्ट चाहिए तो मैंने मोस्टली यश जालूका सर के ही ब्लॉग से देखा था, तो एस्पिरेंट्स वो भी रेफर कर सकते हैं। आई लिंक दैट ब्लॉग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। चलिए आगे। उसके बाद बात करें अगर पेपर 2 की, पेपर 2 इज द मोर डायनामिक एज कम्पेयर टू पेपर 1, लाइक एवरी ऑप्शनल। करेक्ट। सब में पेपर 2 डायनामिक है। तो मैंने उसको भी डिवाइड किया था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, फॉरेन ट्रेड, ऐसे करके अपने अलग अलग नोट्स बनाए थे। एंड बुक मैंने एक ही बुक रेफर करी थी, मिश्रा एंड पुरी। सो देयर इज वन बुक उमा कपिला एंड देयर इज वन बुक मिश्रा एंड पुरी, और कैंडिडेट्स दोनों ही रेफर करते हैं, तो मैंने, और आईएलटीएस दोनों में से एक ही कीजिए। बोथ आर गुड बिकॉज रिपीटेटिव हो जाएगा आपका टाइम इन्वेस्टमेंट, बोथ आर गुड। कम बल्कि कौन सी है? कम बल्कि उमा कपिला है। दैट आंसर्स इट। तो मैंने मिश्रा एंड पुरी किया था एक बेस बनाने के लिए, एंड उसके बाद जैसे मैंने बताया सारे डिवाइड कर रखे थे टॉपिक्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एटसेट्रा। PYQs को देखते हुए मैंने अपने नोट्स वैसे बनाना शुरू किए थे। तो मेरे उसमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नोट्स ही थे जो PYQs में कवर हो रखी हैं चीज़ें, मोस्टली वही थे, प्लस सम वैल्यू एडिशंस अगर कुछ करंट अफेयर्स से मेरे को अच्छी चीज़ लग गई। जैसे पावर्टी एक टॉपिक होता है, तो लास्ट ईयर नीति आयोग की बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी पावर्टी को लेके, सो मैंने वो अपना मेंशन कर दिया। एंड हाँ, एक मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा कलर कोडेड रखता था, इन द सेंस अगर कुछ करंट अफेयर्स है या फिर कुछ डेटा है तो मैं वो रेड पेन से लिखता था। बाकी मेरे सारे नोट्स ब्लू पेन से होते थे। और अगर कुछ बहुत ही ऐसी अच्छी चीज़ है जो मुझे पता है शायद ही किसी दूसरे एस्पिरेंट ने पढ़ी होगी और मैंने पढ़ ली है, वो मैं लिखता तो नॉर्मल था, बट ग्रीन पेन से उसको बहुत ज़्यादा सर्कल कर देता था, ताकि जब मैं रिवाइज करूँ एक बस वो साइड में आ जाए। हाँ, कि भाई इस पे ध्यान कर लेना तो ज़्यादा। इस तरह से करते हुए, क्योंकि अगेन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट डेटा फैक्ट्स या फिर ये ऐसी चीज़ें आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, तो रेड मेरा अलग से रहता था। सो वैल्यू एडिशंस मैंने उनके ही मेजरली नोट से भी किए, यश सर और अभिषेक से। एंड हाँ, PYQs, अल्टीमेटली PYQs इज द की। गॉट इट। किसी भी ऑप्शनल की तरह। अब आपने दो चीज़ कही, एक तो रेड जोन और एक कहा PYQs। इस बार रेड जोन में 2023 में ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने 110 प्लस स्कोर किया और GS1 में, GS2 में दे वर आउट। CSAT, हाउ टू गेट ओवर CSAT? सर, CSAT इज समथिंग विच रिक्वायर्स, आई थिंक विच रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस देन GS। जी जी। अगर हम देखें लास्ट ईयर का पेपर, तो अब तो ज़्यादा ही ऐसा लगने लगा है। पर्सनली मैंने CSAT से पहले 2023 में आपके साथ CSAT में क्या हुआ वो बताओ पहले। मेरी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो मैं वो पहले बताना चाहूँगा। प्रिपरेशन टाइम की अगर बात करें तो मैंने ज़्यादा नहीं 3 या 4 PYQs किए थे, एंड आई जस्ट यूज टू अटेम्प्ट मैथ्स क्वेश्चन बिकॉज आई यूज टू लाइक मैथ्स एंड एप्टीट्यूड सिंस माई स्कूल डेज ओनली। एंड जैसे भाई वगैरह भी कैट वगैरह ये सब देते रहते थे, तो वो थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं मैथ्स अटेम्प्ट करता था, और 1.25 आवर्स में मैथ्स मेरे हो जाते थे सारे, एंड आई यूज टू गेट 80-90 फ्रॉम मैथ्स ओनली। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि यार CSAT इतना प्रैक्टिस नहीं करना, बिकॉज एटलीस्ट प्रिपरेशन टाइम को सबको वही होता है यार, GS पढ़ना है, GS पढ़ना है। सही बात है। तो ऐसा मेरा प्रिपरेशन के टाइम था। देन कम्स द पेपर, CSAT पेपर 2 o'clock। वहाँ पे ठीक है, मैंने अब क्योंकि पेपर डिफिकल्ट है या नहीं ये आपको पेपर के बाहर पता चलता है, बाहर नहीं पता चलता कुछ भी। अंदर तो हम अपना आराम से कर रहे थे, मैंने वही था कि यार मैथ्स तो मैं कर लेता हूँ, आराम से मैं करे जा रहा हूँ मैथ्स। 70-80% क्वेश्चन हुए होंगे मैथ्स पे, एंड दिस टाइम इवन पीपल वर नॉट कॉन्फिडेंट वाइल डूइंग मैथ्स ऑल्सो, बिकॉज एक करेक्ट आंसर नहीं निकल रहा था। आपके ओपिनियन ही पूछे जा रहे थे मोस्टली मैथ्स में कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। GS1 एक तरीके से वापस आ गया। बिल्कुल, राइट। तो अब मैंने 70% अटेम्प्ट कर लिए थे, एंड दैट टू नोइंग कि शायद मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं जो मेरे प्रैक्टिस के टाइम पे नहीं होते थे। देन आई लुक्ड एट द टाइम, इट वाज लाइक 90 minutes ओवर,
अच्छा 120 में से 90 जा चुके हैं, 1.5 घंटा 90 जा खत्म। चुके हैं और क्वेश्चन कितने हुए हैं, 40 क्वेश्चन हुए होंगे हाँ। और मुझे नहीं पता सारे सही हैं कि नहीं। राइट देन आई थॉट यार ये तो नहीं हो रहा। आई पिक्ड अप इंग्लिश। मैंने इंग्लिश प्रैक्टिस ही नहीं की थी बिल्कुल अच्छा एग्जाम से एग्जाम से पहले। आई पिक्ड अप इंग्लिश, आई कुड सॉल्व एटलीस्ट 20-22 क्वेश्चंस एंड लकीली मेरा इस बार क्लियर हो गया। 94-95 मार्क्स है इसी सैट में। नाउ वन थिंग दैट मैं आगे से जो नहीं करूँगा, आई वोंट बी डिपेंडेंट अपॉन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आप नहीं सोच सकते आप मैथ्स ही निकाल लोगे या फिर इंग्लिश से ही सब निकाल लोगे। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल राइट एंड यू हैव टू बी काम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑल्सो। क्योंकि जब मैं ये लोगों को बताता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं यार 30 मिनट बचे थे, हो ही नहीं सकता, तूने चेंज कर दिया, स्विच मार दिया। बट अब मैंने वो किया है। तो अल्टीमेटली कामनेस, वहाँ पे भी आपको कामनेस चाहिए एंड दैट विल कम फ्रॉम प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस में वो चीज़ें डील की हैं, मैंने इस समय तो नहीं बट मैं पहले वो देता था, तो मैंने आपने उस चीज़ की बहुत बार प्रैक्टिस की थी। अचल ये कहा है कि कामनेस लाओ, प्रोसेस लाओ। ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी किताबों से तो बिल्कुल नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी लाइफस्टाइल से, बिल्कुल हॉबीज से। आपका यूपीएससी साइकिल, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि आई एम नॉट समवन हु स्टडीज फॉर 20 आवर्स इन अ डे, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स बट आई स्टडी वेरी वेल। दिस इज अ लाइफस्टाइल चॉइस। करेक्ट। टेक मी एंड द पीपल हु आर लिसनिंग टू अस, आपके लाइफस्टाइल के अराउंड हॉबीज़ क्या रही, किस तरीके से आपने अपने आप को अवे फ्रॉम बुक्स रखा एक तरीके से इन योर प्रिपरेशन जर्नी। सर सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई हॉबीज़, जैसे मैंने आपको वृंदावन का ही बताया, जी जी मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। और नॉट ओनली मी, हमारी पूरी फैमिली को ही। सिंस माई स्कूल टाइम ओनली, हर साल 2 से 3 ट्रिप्स तो जाते ही थे हम। वाओ ट्रैवलिंग से ऊपर आई एब्सोल्युटली लव ट्रैकिंग। ओके नाउ ट्रैकिंग लोग कहते हैं कि फिजिकल हेल्थ वगैरह, बट ट्रैकिंग इज समथिंग विच आई बिलीव वो भी आपको कामनेस और इन सब चीज़ों को अंदर डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है। ह्यूमिलिटी, कामनेस, और बिकॉज समटाइम्स यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू स्टैंड एंड ब्रीथ। आपको Right, अपने wow. अंदर वो जो स्ट्रेस बस्टर वाली चीज़ होती है, हाँ छोटी छोटी चीज़ें जो पता नहीं चलती, बट अगर आप उसको ओवर टाइम करेंगे तब आपको भी अंदर अपने अंदर वो चीज़, वो डिफरेंस दिखने लगता है। राइट सेकेंड, मुझे माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। तो जो आपने कामनेस की बात करी, आई बिलीव एंड मेरी फैमिली मेम्बर्स भी बोलते थे कि भगवद गीता मैंने बहुत बार पढ़ी है। तो उससे भी काफ़ी लर्निंग्स और काफ़ी चीज़ें ऐसी लगी, ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। Yeah. सो उससे भी काफ़ी चीज़ें ऐसे लगी जो मुझे कामनेस और इन सबको एक इक्वानिमस अप्रोच डेवलप करने में हेल्प करी। सही बात है। नॉट ओनली ड्यूरिंग द जर्नी, बट अब जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन, उससे 1-2 दिन पहले से न्यूज़ स्टार्ट हो गई थी कि आएगा आएगा। काफ़ी जो एस्पिरेंट्स जिनके साथ मैंने प्रिपेयर किया था, मुझे कॉल करना स्टार्ट कर दिया था कि यार हमें पता है तू तो डील कर रहा होगा, बट एनजाइटी कैसे डील करें। आई जस्ट यूज्ड टू टेल देम रिजल्ट लॉक हो चुका है, आप अब कुछ कर नहीं सकते हो, तो आप क्यों डील, मतलब क्यों उसके बारे में सोचो। वाई आर यू थिंकिंग अबाउट द बस अनकंट्रोलेबल्स। कागज हाथ में आएगा है या नहीं, ये तो तय हो चुका है। और अगर नहीं भी हुआ है तो मतलब कुछ अच्छा भगवान ने सोच रखा है, सीधी सी बात। सही बात है। दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड CSEY, मुझे नहीं पता कैसे कहाँ से, द डे आई मेड माय ट्विटर पेज आई पुट बलबुद्धि विद्या ऑन टॉप ऑफ इट, एंड बलबुद्धि विद्या as you know, हनुमान चालीसा में हनुमान आता है, चालीसा का बिल्कुल। पहला ही दोहा है। बिल्कुल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरने रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मरु हर हरु क्लेश क्लेश विकार। दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। नेवरदलेस सीसैट में एक चीज़ मिस हो गई हमसे। अरुण शर्मा जी एक राइटर हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उनकी बुक है, अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। कैट के लोगों के लिए है, बट जिस तरीके से पेपर आ रहा है मे बी यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ, क्योंकि एग्जाम में अभी थोड़ा समय है और वहाँ पे आपकी चीज़ बन सकती है। नेवरदलेस आपने कहा आप ट्रैकिंग करते हैं, माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ते हैं। हु आर योर फेवरेट ऑथर्स? सो मतलब माइथोलॉजिकल का मतलब ऐसा तो नहीं भाई अमीश देवगन जैसे लोग, या फिर नहीं मतलब अमीश हर त्रिपाठी, तरह के, sorry, अमीश त्रिपाठी। right. सो जैसे रिसेंटली आई हैव read the books from Ami Ganatra and चित्रा बनर्जी। उनकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी बुक्स, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट ठीक है, पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा मैं। गीता पढ़ी, उसके अलावा और कौन सी धार्मिक किताब आपने पढ़ी है माइथोलॉजिकल? सर करेंटली आई एम रीडिंग कुरान, ओके मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुई वो, बट हाँ कुरान। एंड रामायण भी पढ़ी थी, जो ओरिजिनल रामायण बाय तुलसीदास, ये रामचरितमानस। मोस्टली महाभारत, रामायण, एंड अभी मैं गीता कुरान पढ़ रहा हूँ। एक थोड़ा सा इन सबसे अलग लाइफस्टाइल क्वेश्चन है। वी आर ऑल ह्यूमंस, वी ऑल हैव आवर ओन टेंडेंसीज इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट, इन टर्म्स ऑफ इमोशन, इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल अप्राइजल्स, एवरीथिंग।
as far as I know, you were not in a committed relationship while you were still an aspirant, right? You may choose not to answer this question, but how do you take care of your sexual urges in the process of being an aspirant? सर अल्टीमेटली अगेन भगवत गीता में भी ये चीज़ लिखी है कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, दीज आर अ स्टेप बिफोर हेल. काम, क्रोध, लोभ, मोह. काम, क्रोध, लोभ, मोह बोल सकते हैं. तो काम इज लस्ट, दैट यू सेड. तो कुछ टीचिंग्स और लर्निंग्स भगवत गीता से भी मिली कि इन चीज़ों पे नहीं फोकस करना. मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स बेसिकली, उन पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना. अल्टीमेटली आपको ये सोचना है आपका गोल क्या है और आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है. तो ये सारी चीज़ें अब ठीक है धीरे धीरे इनकलकेट हुई हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा किताबों से नहीं मिलता, बट डिफरेंट तरह की आप किताबें पढ़ी हैं. इन तरह की इंस्पिरेशनल बुक्स और मोटिवेशनल बुक्स तो नहीं कहूँगा, बट सेल्फ इम्प्रूवमेंट जहाँ पे आपको लगे कि आप इन बुक से कुछ ना कुछ कोई सीख के ले सकते ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हो आप? हैं. जी मैंने पढ़ी हैं कुछ ऑटोबायोग्राफीज. कोई बताओ, कौन सी गांधी जी की पढ़ी है, एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ. और मैंने एक मिशेल ओबामा की बिकमिंग पढ़ी थी. मैंने स्टार्ट करी थी अडोल्फ हिटलर की, बट उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट लगी, तो आई हैव टू स्किप माइन काम्फ. या I'll recommend you one rather. दलाई लामा की किताब है. It's just teaching you किस तरीके से वो निकले तिब्बत से, किस तरीके से बने. It's a very good book if you Okay. want to read. Yes, yes. अगर मेरे पास होगी तो I'll definitely give it to you. श्योर श्योर. उसके मैंने अलावा उनकी लाइफ तो पढ़ी है, बट लाइफ इंटरेस्टिंग है. बट उसके अलावा स्पोर्ट्स पीपल आई रीड अ लॉट. मैंने Okay. यूसेन बोल्ट की पढ़ी है, फास्टर देन लाइटनिंग. एडम पीटी, ग्लैडिएटर माइंडसेट, ही इज़ अ वेरी फेमस यूके बेस्ड स्विमर, वन ऑफ द बेस्ट इन द गेम. रॉजर फेडरर की, सॉरी नडाल, राफेल नडाल की बायोग्राफी है, नॉट ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने खुद नहीं लिखी. एक और किताब मुझे बहुत पसंद है अचल, जो मैं मतलब अब तो खैर नहीं, 1.5 साल हो गया नहीं पढ़ी उसको, लेकिन उससे पहले 3 साल से लगातार हर साल पढ़ता था. शू डॉग बाय फिल नाइट, जो नाइकी के फाउंडर हैं. नाइकी. ओके ओके, आई नो अबाउट द स्टोरी. हाँ, शू डॉग बाय फिल नाइट. एयर एक मूवी आई है, AIR, माइकल जॉर्डन, एयर जॉर्डन जो उन्होंने बनाया उसकी स्टोरी है. वो भी कहीं ना कहीं आई थिंक उस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी थी माइकल जॉर्डन और इस स्टोरी पे. Yes, there was one. I'm sure it is your first attempt. You have 5 more to go. Maybe you'll go on to get where you eventually want to get. पर जाहिर सी बात है कि अगर इकोनॉमी में आपने बताया इकोनॉमिक्स में नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, ऐसे में थोड़ा स्कोर बेटर हो सकता है. तो अगर आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, बेसिकली आई वांट टू नॉर्मलाइज दिस, कि जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनमें भी कुछ कुछ कमियां होती हैं. व्हाट आर दोज मिस्टेक्स दैट यू हैव फिगर्ड आउट अभी तक आपकी जर्नी में, जो शायद अगर कोई हमें सुन रहा है तो वो ना करे? सो सर कुछ मिस्टेक्स जो मैंने फिगर आउट करी थी वो ओवर टाइम जर्नी में ही सॉल्व कर ली, बट कुछ मैं नहीं कर पाया जो मैं आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा. एक तो उनमें से है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए. शुरू में भी जब मैंने रिज़ाइन किया था तो शुरू के 1-2 महीने ऐसे थे जब मैं देखता था कि यार एक्चुअली उसी टाइम पे हमारे जो कलीग्स थे उनको एम्बेसडर प्रोग्राम्स और इन सब के लिए बाहर भेजा जा रहा था. तो मैं कहता यार काश मैं 1-2 महीने और होता इधर. तो बिल्कुल फोमो. अल्टीमेटली वो थोड़े से टाइम की बात थी, तो वो मैंने हैंडल कर लिया कि डिस्ट्रैक्शंस मत होने दीजिए. आपके दोस्त कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, अल्टीमेटली सबका टाइम आता है. तो बिल्कुल अपने आप पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए. तो दैट वाज फर्स्ट. सेकंड, डोंट एवर प्रोक्रेस्टिनेट. मतलब हमने अगेन शुरू में किया था कि यार ठीक है अभी तो जैसे जब मैंने रिज़ाइन किया, कोई नहीं अभी रिज़ाइन किया, 1-2 महीने बाद स्टार्ट कर देंगे और ये सब. बट अल्टीमेटली एक दो हफ्ते में ही वो रियलाइज़ हो गया कि आई डोंट हैव मच टाइम विद मी. क्योंकि जब मैंने ऑप्शनल स्टार्ट किया मुझे भी ये लगता था कि ऑप्शनल मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर्स कर रखा है, ईजिली हो जाएगा. बट ऐसा नहीं है, डायरेक्शन अलग चाहिए. बिल्कुल अल्टीमेटली पूरा ही टाइम उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है. तो शुरू में मैंने किया था प्रोक्रेस्टिनेट, बट वो रियलाइज़ कर लिया. एक चीज़ जो मुझसे मिस्टेक जो मैं अगर नेक्स्ट अटैम्प्ट देता हूँ, जो सोचा है मैं सॉल्व करूँगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने GS के लिए की थी और एथिक्स वगैरह के लिए भी काफ़ी की थी, बट ऑप्शनल के लिए मैं उतनी नहीं कर पाया था. एंड दैट कैन बी बिकॉज ऑफ शायद टाइम कम था या फिर जो भी रीज़न रहा होगा. आई वोंट पुट दैट एज एन एक्सक्यूज़. बट हाँ मैं उस पर थोड़ा अब ज़्यादा फोकस करूँगा कि अपनी आंसर राइटिंग थोड़ी इंप्रूव करूँ इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. First of all, Achal, thank you for being here. Thank you for your time. थैंक यू सो मच. How do you see such platform? जैसे आपने सत्यम भाई का नाम लिया, अंडरस्टैंड UPSC का नाम लिया, CSE वाइज हम लोग भी कुछ उस तरीका बनाने की कोशिश में हैं जहाँ पे वी कैन ब्रेक अवे फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि हमें पता है हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, ना ही हम बनना चाहते हैं. दैट इज़ नॉट आवर गोल.
वी वांट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स टू कंटेंट, सम प्रॉब्लम्स टू टेक्नोलॉजी, और उसको इंटीग्रेट करके एक ऐसा सेटअप बनाया जाए जिसमें लोगों को जो गलतियां हमसे हुई या फिर जिस तरीके से कंटेंट का ओवरलोड है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए. हाउ डू यू सी सच प्लेटफॉर्म, सच आइडियाज़ हुआ नाउ? बहुत सारे अब शुरू हो गए हैं ऐसे. कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग फिगर आउट कर रहे हैं. How do you see such platforms and how do you recommend such platforms to aspirants now? Sir, I think in this age, these kind of platforms are very much important and required. जी. Because there are two aspects to it. एक तो जो हमने बीच में रेफर भी किया था, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो एक स्ट्रीमलाइन इन्फॉर्मेशन जो मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में. एंड ऐसे प्लेटफॉर्म से गाइडेंस भी थोड़ा इजी हो जाता है देना, बिकॉज अल्टीमेटली बीइंग देयर डन दैट, और रिमोट लेवल पे भी कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको फिजिकल ही एक जगह पे आके वो करना है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं. सेकेंडली आई थिंक जो कोचिंग्स में एस्टैब्लिश में, नो हेट टू देम, पर वो कई साल पुराने लोग हैं जो आज के हिसाब से करके आए लोग हैं. यस यस यस, दिस वाज माय सेकंड पॉइंट ओनली कि अगर हम बात करें जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमें वो दिखता है जैसे हम जैसे ही लोग बात करें, हम अभी भी एस्पिरेंट्स ही हैं, और मैं भी बोलूँगा मैं एस्पिरेंट ही हूँ. मेरे पास भी है 3 अटेम्प्ट, मैं भी जाके दोबारा दे सकता हूँ. तो अगर लोगों को दिखता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग हैज़ वर्क फॉर हिम, इट कैन और हर, इट कैन वर्क फॉर मी एज वेल. तो एक तो ये कि आज की ही जनरेशन, और बिकॉज पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चंस हमने प्रीलिम्स और सीसैट की बात करी, वो बिल्कुल चेंज हुआ है, सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं. तो उसके लिए जो आज की ही डेट में अपीयर कर रहे हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनसे एक वो पर्सनल कनेक्ट भी बन जाता है कि यार हमारे जैसे लोग हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है. और सबसे ज़रूरी है प्रॉब्लम्स भी बताना. जैसे आपने भी चैलेंजेस के बारे में बात करी कि क्या चैलेंजेस फेस करिए, सब सॉल्यूशन ज़रूर बताते हैं, बट ये नहीं बताते कि वो किस चीज़ का सॉल्यूशन था. और एक ये भी चीज़ बताना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई नहीं है, हम आप जैसे ही लोग हैं, और हम भी चीज़ें कर करके सीखते हैं. बट डोंट कंसिडर फेलियर एज अ फेलियर, कंसिडर दैट एज मेडल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी. ये एक मेंटर से मैंने बोला था. समथिंग आई वेरी ऑफन से दैट यू आर नेवर रिजेक्टेड, यू आर ऑलवेज रीडायरेक्टेड. कहीं ना कहीं बेहतर जगह जा रहे हो. मान लो मैं यहाँ पर अगर हूँ, अगर मैं सर्विसेज में होता ये काम ना कर पाता, और मुझे ये काम करना बहुत पसंद है, राइट. नेवरदलेस इस कॉन्वर्सेशन में अगर ऐसी कोई चीज़ जो मैंने ना आपसे पूछी हो या आपका बताने का मन हो, कोई ऐसी सलाह, कोई ऐसी बात जो एस्पिरेंट्स के लिए वाकई आपको लगे कि हाँ मेरे एक्सपीरियंस से ये कामगार हो सकती है. सो हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों की बात कर ली, बट अगर एक निष्कर्ष निकालना चाहिए इन चीज़ों का, यू हैव टू कीप सच पीपल अराउंड यू हु विल कीप यू मोर मोटिवेटेड एंड who will make you more confident to go in your journey of yours. और ultimately calmness, बार-बार मैंने वो इस चीज़ के बोला. Double clicking on it, not just have to keep such people around, you also have to throw such people who suck the energy out of you. Correct. No second thoughts on it. Correct. और एक 3C मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि एक 3C अप्रोच को फॉलो कीजिए. कंपोजर, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस. ये यूपीएससी जर्नी ही नहीं, आपको लाइफ में कहीं भी हेल्प करेंगे. आप इन 3C को आप कभी भी सोचिए, ये हर जगह अप्लाई होते हैं. सो बस दोस्तों ये थे मेरे साथ अचल उपाध्याय, ऑल इंडिया रैंक 288. ही विल सून बी जॉइनिंग द सर्विसेज एंड आई एम वेरी सर्टेन कि नाउ दैट ही इज़ अ पार्ट ऑफ CSEY कम्युनिटी, अक्सर आपकी बहुत सारी चीज़ों को मैं इनके जरिए सॉल्व कर पाऊंगा. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन? द कॉन्वर्सेशन वाज वेरी नाइस. आई होप आई माइट बी एबल टू हेल्प द कम्युनिटी with this. Absolutely. So the experience of CSEY was quite commendable. Thank you. And the conversation that we had, it actually seemed like we might be able to help the community कि personal experience को लेकर और अपनी personal learnings और challenges को लेकर अगर हम लोगों से बात करें. And CSEY community is doing a commendable job Thank you so in much. that. So do subscribe to the channel. मेरे लिए आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम बट इट डिड नॉट फील लाइक कि मैं किसी अनजान आदमी से बात कर रहा हूँ. सेम हियर. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम एंड टिल नेक्स्ट टाइम ऑल द बेस्ट. इंटरेस्टिंग मैन. मेरे पास और कोई सवाल नहीं है, आप कुछ बताओ, कोई गाना सुनाओ, कुछ सुनाओ. अगर आपने कहा आप सिंगिंग करते हो. गाना सो एक मेरा मुझे बहुत अच्छा सॉन्ग लगता है, अभी मुझ में कहीं फ्रॉम अग्निपथ, आपने सुना होगा. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं